कैसे हम जानेंगे, उन दिक्कतों को कैसे दूर करेंगे ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो, खेती में स्थायित्व आए। अभी जैसा कि एसएमएस साहब हमारे कहे कि विभागीय योजनाओं पे साहब चर्चा करेंगे। योजनाओं पर चर्चा तो रोज होती है, हम भी कोई ज़रूरत होगी तो पूछ लीजिएगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पे चर्चा करेंगे। योजनाएं, हमारी मिट्टी की भी योजनाएं हैं, कुछ 2-3 सामान्य योजनाएं हैं जिस पे आप लोगों का प्रश्न रहता है। मेरे पास रोज 10-20 लोग आते हैं कि साहब हमारी ये दिक्कत है, उस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन ज़्यादातर हमारी चर्चा आज मिट्टी पे होगी और संक्षेप में, बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं उसी पे हम बात करेंगे आपसे। मिट्टी क्यों महत्वपूर्ण है ये सबको पता है कि खेती का सबसे मूल है ये, बिना इसके खेती संभव नहीं है। वो इजराइल में हो कि हाइड्रोपोनिक्स पानी की खेती करते हैं, हवा में खेती करते हैं, वो थोड़े मात्रा में हो सकती है, लेकिन खेती का मूल है मिट्टी। और मिट्टी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है। जो इतनी बड़ी चिंता जो विश्व लेवल पे की जा रही है, तो उसको हमको सोचना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, जिस खेत में गोबर नहीं वो किसान दूबर है। दूबर का मतलब कमजोर है, गरीब है। कितनी बड़ी कहावत है। घाघ ने बहुत पहले, घाघ बहुत बड़े कवि थे, कृषि के कवि थे। उन्होंने कृषि पे जितनी भी बात कही है, आज भी वो बात 100% सत्य है। तो यानी आज की स्थिति में आप लोग ही हाथ खड़ा करके बताइए कि कितने लोगों को खेत में गोबर पड़ रहा है। 15-20%, 80% गरीब हैं। यही ना हुआ डॉक्टर साहब की जो घाघ ने कहा था कि जिस खेत में गोबर नहीं वो किसान दूबर है, गरीब है। तो 80% किसान गरीब है, 80% का उससे ज़्यादा। और गरीबी तो बहुत पहले से थी, लेकिन खेती के मामले में गरीब है कि हम अपने खेत में देसी खाद, गोबर की खाद उसी का एक पार्ट है। जो भी प्राकृतिक खादें हैं नहीं डालते। और अभी डैया साहब ने बात किया कि हम करोड़ों रुपया केवल आपको समझाने के लिए, प्रचार प्रसार, गोष्ठी, मेला, आपको समझाने के लिए कि ये दिक्कत है, इसको छोड़ दीजिए, फिर भी उसका उल्टा रिजल्ट आता है। हम बार बार कहते हैं कि आप ये प्राकृतिक खाद डालिए, लेकिन आप यूरिया 10,000 मीट्रिक टन ज़्यादा बिक गई इस जिले में। क्या हमारे समझाने का प्रभाव पड़ा? सोचिए। ये मतलब सोचने वाली बात है कि हम एक तरफ इतना पैसा खर्च करके आप लोगों को कह रहे हैं कि आप उतना ही खाद डालिए जितनी उसकी ज़रूरत है, और उस खाद के साथ आप देसी खाद जरूर डालिए। अब अगर आप देसी खाद डाल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा यूरिया बिकने का कोई औचित्य भी नहीं है। यानी क्या मतलब हुआ कि हम आपको समझाते रहें, गोष्ठी करते रहें, मेला करते रहें, लेकिन हम सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन वाली। यही है ना? तो अब बहुत मनवाली हो गई, इसके आगे मनवाली होगी तो वो बहुत खतरनाक है, चिंताजनक है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूरी जिंदगी इनकी खेती के पढ़ाने लिखाने में चली गई। और जब से हम भी विभाग में हैं, जब से पढ़ रहे हैं, खेती पढ़े, तब से मिट्टी के ही पीछे पड़े हैं कि मिट्टी हमारी बीमार है। 30-32 साल तो मुझे हो गया पढ़ते या नौकरी करते, उससे ज़्यादा होगा। हमारी जो ज़रूरत है कि हमारा उत्पादन क्यों कम हो रहा है, मिट्टी बीमार कैसे है, इसको जाने। पहला चीज़, उसके लिए जब तक आप मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मेरी मिट्टी में क्या कमी है। सिर्फ अंदाज लगाएंगे, और वह अंदाज सही भी हो सकता है, ज़्यादातर संभावना होती है कि गलत होता है। अब आपने फसल बोया, दाने हल्के हो गए, उत्पादन कम मिला, या फसल पे कोई रोग आया, तो कोई असामान्य स्थिति दिखी, तो उसको रोग समझ करके दवा छिड़की। उत्पादन कम हुआ तो दुकानदार से जाके झगड़ा करेंगे, हमारे इंचार्ज से जाके झगड़ा करेंगे कि खराब वैरायटी दे दिया, सब उत्पादन कम हुआ। यही होता है ना। हम कहते हैं कि आप गेहूँ ले जा रहे हैं, इसको 30 नवंबर के अंदर बो दीजिए, ले जा के रखे हैं कि अब जब गोभी वाला खेत खाली होगा जनवरी में तब बोएंगे।
क्या रिजल्ट आएगा उसका? हम करें कि ये आप गेहूं का बीज ले जाइए, इसमें आपको देसी खाद भी डालना है, यूरिया इतना ही डालना है, पानी ऐसे देना है, आप नहीं करेंगे, खाली यूरिया डाल करके सोचेंगे कि खूब उत्पादन हो जाए। तो ये सब हमारी कमियां हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको दूर नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले चीज कि आप मिट्टी की जांच कराएं, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि कोई भी किसान ये समझ ही नहीं पा रहा कि मेरी मिट्टी में वास्तव में है क्या। और बड़ा मतलब हम लोगों को आश्चर्य लगता है कि जब हम निःशुल्क आपको जांच करके दे रहे हैं, आप सोचिए एक कार्ड जो आपको मिलता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अगर उसको आप पूरे पैसे में जांच करवाएंगे तो वो 500-600 रुपये लगेगा, 1000 रुपया भी लग सकता है। इतना एक बूंद केमिकल उसमें डालते हैं, बहुत महंगा होता है। और उसकी 5, 6, 10 यो जांच कराना पड़ता है, 6, 7, 8 तरीके की जांच होती है। तो उसके बाद आपको जब दिया जाता है कि इस मिट्टी में आपकी ये कमी है, इसको इतनी मात्रा में डालिए तो सही हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 80% किसान भाई उस कार्ड को या तो फेंक देंगे या घर के टाण में अलमारी पे कहीं ऐसा रख देंगे कि दोबारा फिर उसको देखेंगे नहीं। ये दिक्कत है। यही जागरूकता आज की गोष्ठी का जो मतलब है, ये यही है कि आपको ये बताना है, जागरूक करना है कि आप अपने मिट्टी को समझिए कि आपके मिट्टी की सेहत खराब है, उसकी जांच कराइए, उसके जांच के आधार पर ही आप उस मिट्टी में तत्व दीजिए, उर्वरक या देसी खाद का प्रयोग करिए। एक सामान्य भाषा में मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो भी आपकी जरूरत नहीं जांच करा पा रहे हैं, तो आप कम से कम आप अपने जरूरत का 50% यानी आधा भाग देसी खाद से दीजिए। वो चाहे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, खली हो, हरी खाद हो, जो भी देसी हो, उससे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मिट्टी में कहीं कोई बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वो देसी खाद में जितनी जरूरत है मिट्टी में तत्व की या पौधों की जो जरूरत है, सारे चीज उसमें पाए जाते हैं। केवल यूरिया और थोड़ी सी DAP या पोटाश, ये 3 तत्व पौधों को ज्यादा चाहिए, तो इनको आप अलग से दे दें जितनी मात्रा आपको बताई जाए। हर फसल के लिए निर्धारित है कि इस फसल में इतना नाइट्रोजन चाहिए, इतना फास्फोरस चाहिए, इतना पोटाश चाहिए, सबका निर्धारित है। जैसे आपका गेहूं के लिए है कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए 4 बीघा में। यूरिया में नहीं, नाइट्रोजन के मैं तत्व के रूप में बता रहा हूँ। यूरिया के रूप में अलग आएगा, लगभग 2.5 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। हाँ, और 60 से 80 किलो फास्फोरस चाहिए, 60 किलो पोटाश चाहिए। अब स्थिति क्या है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 120 किलो नाइट्रोजन आप देंगे गेहूं में, और जो यहाँ का अगर औसत निकाला जाए तो वो 200-250 किलो आ रहा है। अगर जितनी खाद बिकी है और जितनी गेहूं बोया गया है, उसके हिसाब से हम औसत निकालें तो 200-250 किलो आएगा औसत, 200 किलो से ज़्यादा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 120 किलो डालिए, आप 200 किलो डालना, तो उसका कहीं न कहीं दुष्परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक तो आपका पैसा खर्च हो रहा है बिना मतलब का, 120 किलो से ज़्यादा आप जो नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं सिवाय नुकसान के, और वो नुकसान आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं, समाज के पैसे का नुकसान कर रहे हैं, और समाज को एक बहुत क्या कहिए कि पीड़ादायी चीज दे रहे हैं। ऐसे कि डायरेक्ट पैसा जो आपका 100 किलो पे लगा वो तो आपके जेब से खर्च हो गया। उस 100 किलो नाइट्रोजन में आपको 20% समझिए केवल पैसा आपका खर्च हुआ, 80% सरकार की सब्सिडी है, 70%। तो 70% जो सब्सिडी है वो तो समाज का पैसा गया ना। सोचिए कि आप वो 70% सरकारी पैसा आपने बर्बाद किया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी।
30% तो अपना किया, और उसका जो दुष्प्रभाव आया उस यूरिया का, वो घुल करके नीचे पानी में गई। जो जमीन के नीचे जो आप पानी पी रहे हैं, पानी प्रदूषित हुआ, कितना बड़ा समाज का नुकसान कर रहे हैं। वातावरण में भाप बन के उड़ी, टेम्परेचर बढ़ा, कितना दुष्परिणाम हो रहा है। और आपके जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं, आप केंचुए पर 4 दाना यूरिया डाल के देखिए, छटपटा करके मर जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में, अधिक मात्रा में डालने से उनका भी नुकसान होता है। तो एक गलती आपकी कितना नुकसान कर रही है, ये सोचने वाली विषय है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आपको रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा बताई गई है, उसके अनुसार ही आप प्रयोग करें। पहला चीज, इसके पहले हमने बता ही दिया था कि जब तक मिट्टी नहीं जांच कराएंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। दूसरा चीज कि जो संस्तुत मात्रा बताई गई है उर्वरकों की, आपको उतना ही मात्रा में प्रयोग करना है। उससे ज्यादा आप प्रयोग कर रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं। तीसरी चीज की वो जब जरूरत है, उसकी भी है कि यूरिया एक ही बार में जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार में 3 बार में डालिए, ताकि उसका उपयोग पूरा हो सके। इसका भी आपको ध्यान देना। तो पहली चीज मिट्टी की जांच, मिट्टी की जांच के बाद संस्तुत मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, और कितनी बार प्रयोग करना, इसको आपको देखना है। उसमें भी जो मिट्टी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पोषक तत्वों का असंतुलन हुआ है। मैं अभी इसी पे चर्चा कर रहा था आपसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि कुल हमारे 17 पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए चाहिए। पहले 16 थे, अब 17 हो गए। तो वह 17 पोषक तत्व आपके मिट्टी में हैं कि नहीं, जो वैज्ञानिकों का जो रिसर्च है, जो परिणाम निकल के आया है, ये आया है कि 3-4 तत्व हमारी मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा में बचे, जिसको किसानों को अलग से देना पड़ता था। पहले उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इस वजह से पहले वो देसी खाद देते थे। उसमें है आयरन, जिंक, कैल्शियम। ये कभी देते थे कोई? विगत 20-25 सालों में आप मार्केट में जाइए, बाजारों में हर दुकान पे आपको जिंक मिलेगा, हर दुकान पे आपको कैल्शियम मिलेगा, हर दुकान पे आपको आयरन मिलेगा। इसका क्या कारण है कि हमारे मिट्टी में इन तत्वों की कमी हो गई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की तो होती थी, आप यूरिया डीएपी से दे करके पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि केवल 3 तत्वों की पूर्ति से आप 16 तत्वों, 17 तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। वो इसका एक सिद्धांत है, हम अब विज्ञान पे नहीं जाएंगे। सिर्फ एक लाइन उसमें बता दें कि किसी एक तत्व की कमी किसी दूसरे तत्व से पूरी नहीं की जा सकती। ये फिक्स नियम है। अगर नाइट्रोजन की कमी है मिट्टी में, तो आप सोचे कि पोटाश डाल के हम पूरा कर लेंगे, तो कभी नहीं हो सकता। किसी भी पौधे को अगर नाइट्रोजन चाहिए, आप सोचे कि हम पोटाश डाल के उसकी पूर्ति कर लेंगे, तो नहीं होगा। तो इस वजह से सभी किसान भाइयों को ये चीज ध्यान देना होगा कि जो 17 तत्व हैं, आवश्यक तत्व हैं पौधों के लिए, उनको हमको किसी न किसी तरीके से मिट्टी में डालना ही डालना है। उसमें कुछ तत्व बहुत कम की जरूरत है, जो अभी डालने की जरूरत नहीं है, उसको तो आपकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको मिट्टी में उनकी उपलब्धता होनी चाहिए। इसको पता करने के लिए जब तक आप जांच नहीं कराएंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो जो सामान्य तौर पे दिखता है वो आपको आयरन, जिंक, कैल्शियम, कहीं कहीं मॉलिब्डेनम और बोरान, ये 4-5 सूक्ष्म तत्व जो हैं, इनकी कमी सामान्य तौर पर हर मिट्टी में देखी जा रही है। एक चीज और बताऊं कि पोटाश एक ऐसा तत्व था जो भारतीय मृदा में कहा जाता था कि भारत की मिट्टी में कभी पोटाश की कमी नहीं हो सकती, बहुत रिच है पोटाश की। आज इसकी भी कमी है। जो लाल वाला आता है ना, आप लोग डालते होंगे, किसान भाई जो हैं, इनको माताएं बहनें भी देखती होंगी, इनके घर आता है लाल वाली एक खाद आती है,
वो नमक की तरह रहती, सफ़ेद और लाल रहता, पोटास होता है। उस पोटास की कमी कभी भारतीय मिट्टी में वैज्ञानिकों ने कहा था कि इतनी पोटास हमारी मिट्टी में है, कभी इसकी कमी नहीं होती, लेकिन उसकी भी कमी हो